सुबह का समय पंछियों की हल्की चहचहाट के बीच एक झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर सीताराम अपने बिस्तर से उठता है। सामने कोने में दो जवान बेटियां मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। पिंकी रिंकी कुछ बना कि नहीं? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बाबा चाय चढ़ा दी है। रात की थोड़ी सी सूखी रोटी भी है, गरम कर देती हूँ। हाँ, और खेतों में जाना भी है ना बाबा, आज सिंचाई जो करनी थी। हाँ बेटा, खेत ही तो है जो 2 वक्त की रोटी दिलाते हैं, वरना इस दुनिया में हमारा कौन। दोपहर का समय था। खेत में सीताराम और उसकी बेटियां काम कर रहे थे। गर्मी का मौसम और धूप तेज, तीनों कड़कती धूप में काम में जुटे थे। यह मिट्टी भी अब फल नहीं देती। बीज डालता हूँ तो सोचता हूँ, क्या यह बेटियों के हाथ पीले कर पाएगी? बाबा आप चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ जरिया निकल ही आएगा। हाँ, और हमें कोई राजकुमार से तो शादी नहीं करनी। एक अच्छा इंसान मिल जाए जो मेहनती हो, बस वही काफी है। बेटी, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। काश तुम्हारी अम्मा होती तो कुछ सलाह देती। मैं तो बस डरता हूँ समाज से और यहाँ के लोगों से। शाम का समय सीताराम घर से निकलकर गांव के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी चौपाल पर बैठे थे। सीताराम पास आकर धीरे से बात करता है। पंडित जी, आप तो सब जानते हैं, मेरी बेटियां अब शादी लायक हैं। कोई अच्छा लड़का दिखे तो जरा मेरी ओर भी ध्यान दीजिएगा। सीताराम, जमाना बदल गया है। अब लोग दहेज देखते हैं, जमीन जायदाद पूछते हैं। तुम्हारे पास है क्या? पंडित जी, मेरे पास तो बस 2 बीघा जमीन है और मेरी 2 बेटी जो मेरे लिए अनमोल रत्न है। अच्छा ठीक, देखता हूं। 1-2 परिवार हैं जो सीधे साधे हैं, बात करूंगा उनसे। लेकिन क्या पंडित जी? तुम्हें दहेज की बात सोचनी पड़ेगी सीताराम, यह समाज का चलन है। पंडित जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस अपनी बेटियां ही हैं। रात का समय दोनों बहनें एक कोने में बैठी थीं, जहां टूटी दीवार से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर रोती हैं। दीदी बाबा रोज रोते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। साहूकार का कर्ज और हमारी शादी की फिक्र दोनों उनको खाए जा रही है। रिंकी, मैंने तय कर लिया है, मैं शहर जाऊंगी नौकरी ढूंढने, कुछ भी करूंगी, पर बाबा को इतना परेशान नहीं देख सकती। हाँ, और मैं यहीं रहकर खेत संभालूंगी। जब तक तू पैसे भेजेगी मैं घर संभाल लूंगी। हम एक दिन बाबा का सपना पूरा करेंगे रिंकी। अगली सुबह सीताराम अकेला खेत पर काम कर रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। गर्मी तेज थी। खेतों से कुछ दूरी पर एक नहर था और एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं पेड़ नीचे सीताराम अकेला बैठा गया। लेकिन आज सीताराम की आंखों में बेबसी थी। बेचारा बहुत ही लाचार और हारा हुआ लग रहा था। क्या मैं अच्छा बाप नहीं हूं? 2 बेटियां जवान हैं और मेरे पास ना देने को दहेज है, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही पैस कमाने का कोई दूसरा साधन, और ऊपर से सेठ का कर्ज भी बाकी है। वह थोड़ा रुकता है, फिर नहर की ओर देखता है। क्यों जी रहा हूं मैं, और किसके लिए? मैं तो बोझ बन गया हूं पिंकी और रिंकी पर। मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। सीताराम धीरे धीरे नहर की ओर बढ़ता है। उसकी चाल लड़खड़ाती है। माफ करना बेटियों, तुम्हारा बाबा हार गया। वह जोर का छलांग लगाता है। कुछ ही क्षण में सन्नाटा, हवा थम सी जाती है। उसी समय रास्ते से एक मछुआरा हरी वहां मछली पकड़ने के लिए आता है। तभी उसकी नजर नहर में सीताराम की ओर जाती है। अरे बाप रे, ये तो सीताराम है। हरी जल्दी से टोकरी फेंककर किसी तरह सीताराम को नहर से निकलता है। हे भगवान, इसकी तो धड़कन रुक चुकी है, यह तो मर गया। हरी जल्दी से चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागता है। गांव वालों, अरे कोई है, सीताराम ने खुदकुशी कर ली है।
संभाल लेंगे। वे क्यों छोड़ गए हमें? बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? हाय सीताराम, तो बहुत सीधा आदमी था। बेटियों की चिंता खा गई उसे। हाँ, आजकल दहेज के डर ने न जाने कितने बापों को निगल लिया है। रात का समय। झोपड़ी में काफी अंधेरा था। पास में एक दीपक जल रहा था। दोनों बहनों के सामने सूखी रोटी रखी थी। अब तू ही है मेरा सहारा रिंकी। हाँ, और तू मेरा। अब बाबा की चिता के साथ हमारा डर जल चुका है। अब सिर्फ एक मकसद है, अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, हम बाबा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब जो होगा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। एक महीने बाद टूटी हुई झोपड़ी के अंदर पिंकी और रिंकी चुपचाप बैठी थी। रिंकी, 1 महीना हो गया बाबा को गए। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हाँ दीदी, ना कोई काम मिला ना कोई सहारा। बस यही जमीन और झोपड़ी बची है, जिसे अब बचा पाए या नहीं पता नहीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज आती है। पिंकी रिंकी ओ दोनों बहनों बाहर आओ। पिंकी और रिंकी जल्दी से बाहर आती हैं। सामने लंबा चौड़ा मोटा ताजा सेठ सोहनलाल खड़ा था। पीछे उसका नौकर लाठी थामे हुए था। सोहनलाल की आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम नमस्ते बाद में करना। तुम्हारे बाप सीताराम ने अपनी औरत की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लिया था। अब वो मर गया तो कर्ज तुम दोनों को चुकाना होगा। सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दे दीजिए। समय? ये मेरी रकम है, कोई दया नहीं है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो ये जमीन और झोपड़ी मेरी हो जाएगी। दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, सब पहले से लिखा जा चुका है। सेठ जी, यह जमीन बाबा की जान थी। कम से कम कुछ तो रहम कीजिए। रहम अब मैं नहीं करता। 7 दिन है तुम्हारे पास, या पैसे दो या अपना घर खाली करो। सेठ घमंडी अंदाज में वहां से चला जाता है। दोनों बहनें अवाक खड़ी रह जाती हैं। रात का समय। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। दोनों बहनें चुपचाप बैठी थीं। एक कोने में थोड़ा चावल रोटी रखी थी, पर किसी को भूख नहीं थी। गीता बाबा की छोड़ी जमीन भी अब हमारी नहीं रहेगी। हाँ, बचपन इसी मिट्टी में बीता और अब यहीं छीन ली जाएगी। इस समाज में गरीब होना पाप है दीदी। कुछ करना होगा गीता। कहीं काम मिल जाए तो शायद कुछ उम्मीद जगे। कल ही मैं कहीं मजदूरी जाऊंगी। अब चाहे नौकरानी बनूं या बर्तन मांजूं, पर कुछ तो करूंगी। इसके बाद रिंकी घर का काम करती और पिंकी गांव में ही अमीर लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस तरह पूरा हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद सेठ सोहनलाल फिर आया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे, एक नौकर और एक पटवारी। पिंकी काम करने गई हुई थी, जिस वजह से रिंकी अकेली थी। ए लड़की, तुम्हारा समय पूरा हुआ। कहाँ है मेरे पैसे? सेठ जी, मेरी बहन काम करने गई है, कुछ पैसे लाती होगी। बकवास बंद कर। अब यह जमीन और झोपड़ी मेरी है। पटवारी जी, कागज तैयार है? हाँ सेठ जी, सब लिखा पड़ा है। सेठ जी, मेरी बहन को तो आने दीजिए। चलो हटो लड़की, यह जगह अब मेरी है। तुम खुद अपना सामान लेकर निकल जाओ, वरना बेमतलब के मुझे फेंकने पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। रिंकी झोपड़ी से कुछ सामान लेकर चुपचाप निकलकर बाहर बैठ जाती है और सेठ झोपड़ी में बड़ा तला लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में पिंकी भी काम से लौट आती है और सामने जमीन पर बैठी रिंकी को देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ रिंकी? तू ऐसे बाहर क्यों बैठी है? क्या हुआ बहन? कुछ तो बोल। दीदी, सेठ आया था और उसने हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन लिया दीदी।
हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं दीदी। अब हम झुकेंगे नहीं। अब बारी हमारी है समाज को जवाब देने की। चलो रिंकी, अब इस गांव में हमारा कुछ नहीं बचा, बस यादें हैं और दर्द। हाँ दीदी, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पिंकी और रिंकी अपनी झोपड़ी को आखिरी बार पलट कर देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में एक छोटी पोटली और एक दूसरे का सहारा था। दोनों बहनें जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उनके पांव कांप रहे थे, पर उनका हौसला उन्हें थामे हुए था। दोपहर का समय, सूरज सिर पर था। पसीने से लथपथ बहनें एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठती हैं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी सामने से आता है और उनको देखकर रुक जाता है। दोनों बहनें थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में अपनापन था। अरे बेटियां, कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहर में? चेहरे से तो लग रहा है कोई भारी दुख लेकर निकली हो। दोनों बहनें उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। घबराओ मत बेटा, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूं। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। बाबा, हम अपना घर खो बैठे हैं। हमारे पिता की मौत के बाद गांव का सेठ हमारी जमीन और झोपड़ी दोनों छीन ली। अब हमारे पास ना पैसा है ना कोई ठिकाना, बस पेट भरने और इज्जत बचाने की कोशिश में निकले। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। बेटियों को यूं दर दर भटकना पड़ रहा है। बेटा, मेरा घर यही पास में है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में बस मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। लेकिन बाबा, हम किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहते। हम कुछ काम करके इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। हाँ हाँ, काम भी कर लेना। पहले सर पर कोई छत जरूरी है बेटा, वरना इस कलयुग में दरिंदों की कमी नहीं जो तुम जैसी मासूम को नोचने की तलाश में फिरते हैं। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाबा, हम आपके साथ चलते हैं, बस आप हमें कुछ काम दिला दीजिए। हाँ बेटा, बस मेहनत से मत डरना। बिल्कुल नहीं, हमने तो खेतों में भी काम किया है, चूल्हा भी जलाया है और बर्तन भी मांजे हैं। इसके बाद दोनों बहनें बूढ़े आदमी के छोटे से घर में पहुंचते हैं। सामने उनकी पत्नी आंगन में बैठ उनका इंतजार कर रही थी। अजी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? और ये दोनों कौन है आपके साथ? सुमित्रा, अंदर चलो, सब बताता हूं। सुमित्रा उन्हें भीतर ले जाती है। एक साधारण सा घर, लेकिन अपनापन भरा हुआ। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हरदेव था, गांव का रिटायर्ड मास्टर थे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने दोनों बहनों को पानी दिया, खाना परोसा। महीनों बाद पेट भर खाना खाकर दोनों की आंखें भर आईं। बाबा, आपने कहा था कि हमें काम दिलाएंगे। हाँ बेटा, उसी के बारे की सोच रहा हूँ। बेटी, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन घर पर मन नहीं लगता, इसलिए गांव के साहूकार के पास मुंशी का काम करता हूँ। अगर तुम कुछ पढ़ी लिखी हो तो मेरे साथ चलो, वहां एक कर्मचारी की जरूरत है। बाबा, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस 8वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन रिंकी पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और हिसाब किताब की बहुत तेज भी है। आप उसे वहाँ नौकरी पर रखवा दीजिए और मेरे लिए कोई और काम देख लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि रिंकी इतनी होशियार है। मैं आज ही रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। हरदेव रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाते हैं। सेठ जी, ये रिंकी है, मेरे भाई की बेटी, बड़ी होशियार है। आप बोल रहे थे ना कि एक कर्मचारी की जरूरत है, अगर आप इसे काम पर रख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ मुनीम जी, आप बोल रहे हैं कि होशियार है तो काम पर रख लीजिए और सारा काम समझा दीजिए। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरदेव जी रिंकी को सारा काम समझा देते हैं। रिंकी नौकरी पाकर बड़ी खुश होती है। इधर पिंकी को काकी गांव की औरतों के पास ले जाती हैं, जो पापड़ बनाने का काम करती हैं। बेटा, ये औरतें घर पर ही मिलकर पापड़ बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। तू भी सीख ले, अगर तुझे इन सब कामों में मन लगता है तो। हाँ अम्मा, मुझे तो इन सब कामों में ही मन लगता है, मैं जरूर सीखूंगी। पिंकी औरतों के साथ मिलकर पापड़ बनाना सीखने लगती हैं। शाम को दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीदी, मुझे काम मिल गया
और सारा काम भी काका ने बहुत अच्छे से समझा दिया। रिंकी, मुझे भी काकी ने गांव की औरतों के साथ पापड़ बनाने के काम में लगवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब हम दोनों बाबा की जमीन भी छुड़वा लेंगे। हाँ रिंकी, और ये सब सिर्फ काका और काकी की वजह से हुआ है। हम दोनों आपका ये आभार कभी नहीं भूल सकते काका। हमें नए जीवन के साथ साथ माँ बाप भी मिल गए। बेटा, अभी तो तुम दोनों को बहुत आगे जाना है, बस दोनों बहुत मेहनत करो। अब दोनों बहनें काम पर जाने लगी और बहुत मेहनत करने लगी। पिंकी अब बहुत अच्छे पापड़ बनाने लगी और रिंकी के काम से सेठ भी बहुत खुश था। और एक दिन, सुनिए जी, मुझे ये रिंकी बहुत पसंद है। हाँ, लड़की तो बहुत होशियार है। मेरे मन में एक बात है। कैसी बात? मुझे ये लड़की अपने रमन के लिए बहुत सही लग रही है। सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। हाँ, और होशियार भी। तुमने ये बिल्कुल सही सोचा है। मैं कल ही मुंशी जी से इस बारे में बात करता हूँ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? मुंशी जी, आपसे रिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ जी, उससे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल आपको कोई एतराज ना हो तो हम अपने बेटे रमन की शादी रिंकी से करना चाहते हैं। हाँ मुंशी जी, आप जल्द ही उसके माँ बाप को बुलाइए, हमें उनसे भी मिलना है। मालकिन, दरअसल उसके माता पिता का निधन हो चुका है, बस एक बड़ी बहन है और ये दोनों मेरे भाई की बेटी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सेठ जी, दरअसल ये दोनों बहनें अनाथ हैं और मुझे ये दोनों जंगल में मिले थे, तो मैं उनको अपने साथ घर ले आया और मैं ही अब उनका सब कुछ हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, अब आप ही उनके सब कुछ हो तो फिर आप ही रिश्ता तय करो। हाँ मालकिन, रमन बाबू जैसा लड़का रिंकी को मिल जाए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। लेकिन क्या मुंशी जी, अब क्या परेशानी है? सेठ जी, रिंकी और पिंकी दो बहनें हैं और रिंकी पिंकी से छोटी है, और छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तो समाज पिंकी में कमियां देखने लगेगा, जबकि वो तो और भी होशियार और सुशील है। अगर आप कुछ दिन रुक जाएं और पिंकी की शादी पहले करने दें तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। हाँ मुंशी जी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो रमन की शादी जल्द से जल्द करनी है। आप एक बार सोचिए जरा। ठीक है सेठ जी, मैं आज घर पर बात करता हूँ। हरदेव घर पहुंचते हैं। वो बहुत खुश थे और थोड़ा परेशान भी। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ सुमित्रा, थोड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन में काका? बेटा, दरअसल सेठ जी और मालकिन को रिंकी बहुत पसंद है और वो अपने इकलौते बेटे से रिंकी की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं काका? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें क्या परेशानी है बाबा? हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप परेशान क्यों हैं? परेशानी की ये बात है कि पिंकी, तेरी शादी से पहले भला मैं रिंकी की शादी कैसे कर सकता हूँ? रिंकी को इतना अच्छा परिवार मिल रहा, वो हमेशा खुश रहेगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। बेटा, अभी तू नहीं समझती, ये समाज बहुत जालिम है। छोटी बहन की शादी पहले हो गई तो लोग तुझमें कोई न कोई कमी ढूंढने लगेंगे। बाबा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक बोल रहे। और सुन दीदी, तेरी शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। तुम सब चुप हो जाओ। और हाँ, पिंकी की शादी पहले होगी। मैंने तो पिंकी के लिए बहुत पहले ही एक लड़का पसंद कर लिया है। सुमित्रा, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन है वो लड़का? हमारा बेटा अमित। भला पिंकी से अच्छी बहू हमें मिल सकती है क्या? मैंने तो पिंकी को कब की अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, बस आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। सुमित्रा, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं कल ही अमित को फोन करके बुलाता हूँ और सेठ जी को भी रिंकी की शादी के लिए हाँ कर देता हूँ। बाबा, आपका बेटा? हाँ बेटी, हमारा एक बेटा है जो शहर में नौकरी करता है। अब दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में होगी। रिंकी और पिंकी दोनों बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, पिंकी की अमित से और रिंकी की रमन से। रिंकी का पति रमन शहर में एक बड़ा वकील था। एक दिन रिंकी उसे अपने पिता की जमीन और घर के सारे कागजात दिखाती हैं। रमन कागजात देखते ही समझ जाता है कि गांव के साहूकार ने उनके साथ धोखा किया है और दूसरे ही दिन दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अपने गांव जाती हैं।
रिंकी और पिंकी को ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों से उतरता देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो लोग साहूकार के पास जाते हैं। सुन साहूकार, तुमने जो धोखा इन दोनों बहनों के साथ किया है उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे बिल्कुल सच है और वो तुझे भी पता है। इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, तू जमीन और घर की कागजात हमें दे दे। साहूकार समझ जाता है कि अब उसकी धोखाधड़ी सामने आ गई है। वो चुपचाप घर के सारे कागजात उन्हें दे देता है। रिंकी और पिंकी अपने झोपड़ी में पहुंचते आज दोनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अभिमान था। दीदी, आज बाबा बहुत खुश होंगे। हाँ रिंकी, आखिर हमने उनका अधूरा काम पूरा किया है। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के गांव में रामदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सीता बेटा, मेरा गला सूख रहा है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, भला ऐसा देखा है कहीं? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। बस यही दुनिया की रीत है। चल, खाना परोस, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रामदयाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में सुखिया मिल जाता है। क्या हाल है रामदयाल? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूं भाई, बस घर में रहता हूं। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं भाई, बस इधर उधर घूमकर थक सा गया हूं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रामदयाल, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूं, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। सुखिया जब शादी की बात करता है तब रामदयाल का मुंह उतर जाता है। अरे भाई रामदयाल, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुखिया, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम चिंता मत करो रामदयाल, मैं तुम्हारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, कोई लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। इतना कहकर रामदयाल और सुखिया अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुखिया रामदयाल के घर आता है। मीना बेटी, रामदयाल कहाँ है? वो काका पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी रामदयाल आ जाता है। कैसे हो सुखिया? तुम कब आए? मीरा अपने काका के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है पिताजी। हाँ तो सुखिया, बताओ कैसे आना हो? रामदयाल, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अपनी मीरा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हां कर दी है और वे यहां आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो लड़के के घर में उसके माता पिता और एक बड़े भाई भाभी हैं, लेकिन कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा सुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा रामदयाल, अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत काम है। अगली सुबह सुखिया लड़के वालों को लेकर रामदयाल के घर आता है। देखो रामदयाल, यह लड़के के पिता धनी राम और यह लड़के की माता कमला जी हैं, और ये इनका बेटा है
जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है और शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग पहले आराम से बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ हो गई तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा रामदयाल, अब जरा मीरा बिटिया को लेकर तो आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। अब तू इतना मत सोच और मेरे साथ बाहर चल। आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में मीरा तैयार होकर बाहर आती हैं। यह मेरी बेटी मीरा है। यह बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। यह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे विश्वास है कि ये आपके घर जाकर भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धनीराम और कमला मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुखिया से गुस्से में बोलते हैं। सुखिया जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है। क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ रामदयाल जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कमला जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए सुखिया जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे कमला, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? ए जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। धनीराम कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। कमला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और शायद कोई इससे शादी नहीं करना चाहता और इसका पिता मजबूर है जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझी? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो कमला, मैं तुम्हें समझता हूं। अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे विक्रम से करवाएं तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे और साथ ही साथ हमें एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ देर बाद धनीराम और कमला घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। रामदयाल जी, कमला ने आपको जो कुछ भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सुखिया जी, हमें यह शादी मंजूर है। सुखिया और रामदयाल बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमला जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामदयाल जी, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए रामदयाल जी, हमें एक गाड़ी और 3 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? रामदयाल जी, मुझे ये सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए धनीराम जी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। ये सब हम नहीं जानते। अगर आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। अब हम निकलते हैं। सुखिया, मैं इनको ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामदयाल, मैं जानता हूं, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर सुखिया वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको उनकी कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, लड़का और परिवार अच्छा है, मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो,
तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। बेटा, आखिर ये सब कुछ तो तेरा ही है और तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह रामदयाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर सुखिया के घर जाता है। वह सुखिया को सहमति के लिए हाँ कर देता है। सुखिया, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लड़के वालों को शादी की तैयारियों करने को बोल दो। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता। सुखिया, लड़के वालों ने जो कुछ भी मांगा मैंने सब कुछ दे दिया। अब बस मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहे। अरे रामदयाल, तुम बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में गई है। मीरा बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। इधर मीरा भी ससुराल का बड़ा बंगला देख खुश हो जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ओ महारानी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तू अभी तक अपने कमरे में ही आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी। कान खोलकर सुन ले, यहाँ सब लोगों को जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया कर। उसके बाद घर की साफ सफाई, बर्तन, ये सब भी तुझे ही करना है। ये सब सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई में तू नहीं तो कौन करेगा? तेरे बाप ने तेरे साथ 2-4 नौकर तो नहीं भेजे? देख, बड़ी बहू को हमने कैसे रानियों की तरह रखा है, क्योंकि ये अपने साथ दहेज में बहुत पैसा और सामान लाई थी। तू तो भिखारियों की तरह आई है, तो ये सब तो करना ही होगा। और सुन, तुझको हम अपने घर की बहू बनकर ले आए, उसके लिए तू हमारा आभार मान, वरना तुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, रसोई में जा और हमारे लिए खाना लगा। मीरा चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। दिन पर दिन मीरा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती और खुद दोनों सास बहू सारा दिन आराम करती। मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी और वो अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि विक्रम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो दिन भर गांव के गलियों में घूमता और रात को शराब पीकर घर आता और मीरा को 4 बातें सुनाता। तू कल सुबह ही अपने बाप से और पैसा मांगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की सुहानी मीरा से मिलने आती है। भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये जालिम लोग आप पर कितना अत्याचार कर रहे हैं और आप चुपचाप सब सह रही हो, क्यों? सुहानी, ये लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं और सारा दिन घर का काम करवाते हैं। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखकर मेरी शादी की, और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तो भाभी, आप कब तक इनकी जुल्म सहोगे? कुछ करना तो होगा आपको। हाँ सुहानी, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया है और इतना सब कुछ देकर मेरी शादी इनके घर इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ सारा दिन इनके तने सुनूं। मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप चाहो तो इन लोगों की शिकायत थाने में करवा सकते हो। बस आप एक बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत करवा दो, फिर देखना इनके अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना वो लोग मुझे आपके साथ देख और गुस्सा होंगे। भाभी, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। सुहानी की बातों पर मीरा बहुत देर तक सोचती रही। उसे अपने पिता के त्याग याद आते, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसकी शादी की थी। उस रात मीरा ने तय कर लिया
कि वह अब अन्याय सहकर चुप नहीं रहेगी, लेकिन वह कोई झगड़ा भी नहीं करेगी, बल्कि सही और कानूनी रास्ता अपनाएगी। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने फोन से सबूत जुटाने लगी। सास की अपमान भरी बातें, दहेज की मांग, विक्रम का शराब पीकर गाली देना, घर में किया जाने वाला अत्याचार, इन सब की रिकॉर्डिंग और फोटो उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर एक दिन जब सास ने उसे फिर दहेज के लिए ताने मारे, मीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं पुलिस महिला हेल्पलाइन और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। दहेज लेना अपराध है और मैं किसी अपराधी परिवार का साथ नहीं दूंगी। यह सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। कमला और धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। धनीराम चिल्लाया, ए लड़की, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं, मैं बस अपने हक की बात कर रही हूँ। जो गलत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगे हैं इसके। ये गलती तो करना भी मत। मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। जो इतने दिनों से आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सुखिया चाचा को भेज भी दिया है। और एक बार दहेज लेने के अपराध में पकड़े जाने पर आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मीरा की ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमला और धनीराम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और विक्रम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि दहेज का केस बहुत बड़ा अपराध है। वो लोग मीरा से कुछ बोलते उससे पहले ही सुखिया और रामदयाल वहां आ जाते हैं। मीरा बेटी, तुम कैसी हो? बेटा, तुम इतने दिनों से इन लोगों के जुल्म सह रही हो और अपने पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हाँ बेटी, बस पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती ही होगी। ये सब सुन धनीराम और कमला अपने घुटनों पर बैठ माफी मांगने लगते हैं। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि उनकी चालें उलटी पड़ चुकी हैं। रामदयाल जी, कृपया कर आप पुलिस को न बुलाएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मीरा बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ समधी जी, मीरा को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कमला जी, अब आप लोग ये सब न बोले तो अच्छा होगा। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली है कि कैसे आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, और आप जैसे लालची लोग उनकी बेटियों के साथ ये सब करते हैं। आप लोगों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। रामदयाल जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच में यह नहीं समझ पाए कि कोई पिता अपनी बेटी को कितने अरमानों से ससुराल भेजता है। आप हमें एक मौका और दीजिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। धनीराम जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी के सभी आंसू की कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही होगी। चलो बेटा, अपने घर चले। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया, गलती तब होती है जब इंसान अनजान हो। आपने तो सब जानकर किया। विक्रम भी मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बदलने का एक मौका दो। अगर तुम सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो तो शराब छोड़ो, मेहनत करो और मुझे इज्जत दो, वरना मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगी। और जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन मुझे लेने मेरे पिता के घर आ जाना। विक्रम पहली बार मीरा की आंखों में सच्ची शक्ति देख पाया। वह चुप हो गया और सिर झुका लिया। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। अगर कोई लड़की चुपचाप ससुराल वालों के गलत व्यवहार को सहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, बस अपने मां बाप के लिए वो चुप रहती है। चलिए पिताजी। इस तरह मीरा ने अपने ससुराल वालों सबक सिखाया। कुछ समय बाद विक्रम अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ देता है और मीरा को उसके घर से लेकर अपने घर आ जाता है। अब मीरा उसी घर में, उसी परिवार में डरी हुई बहू नहीं,
बल्कि सम्मान से जीने वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर मीरा बनकर रहने लगी। गांव की औरतें भी मीरा से प्रेरित होकर अपने हकों के लिए खड़ी होने लगीं।